परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए सभी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपलोड करूं। उसका वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए। विधाएं आती हैं हिंदी साहित्य में, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। 1661 ईस्वी में सबसे पहले हिंदी का प्राचीनतम आत्मकथा लिखा गया, और किसने लिखा? तो बनारसी दास जैन ने लिखा था, ब्रजभाषा पद्य में अर्ध कथा के नाम से। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध कथा बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई पहली और कह सकते हैं प्राचीनतम आत्मकथा है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बात करें कि प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी थी, तो प्रसिद्ध आत्मकथा थी मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की, सन 1941 ईस्वी की। प्रारंभ से लेकर सन 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा लिखे गए थे, तो हम इन आत्मकथाओं को देखेंगे। देखिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे मैं आपको बताती जाऊंगी, और बाकी जो है आप उनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर श्याम सुंदर दास 1941 ईस्वी की मेरी आत्मकहानी। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब ये होता है अपनी कथा, तो ध्यान दीजिएगा, अपनी कथा के बारे में अर्थात अपने जीवन की कहानी के बारे में लिखना ही आत्मकथा होती है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की सन 1941 ईस्वी में लिखी आत्मकहानी है मेरी आत्म कहानी। राहुल सांकृत्यायन 1946 ईस्वी, इनकी मेरी जीवन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त वियोगी हरि 1948 ईस्वी, इनका मेरा जीवन प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है वियोगी हरि की। और बाकी रचनाओं को जैसा कि मैंने कहा एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे कुछ और आत्मकथाएं हैं जिनको आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम देखेंगे आगे हिंदी की पहली महिला आत्मकथा। तो अब महिला आत्मकथा की बात करें तो कौन थी? लेखिका जानकी देवी बजाज। बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका किसको माना जाता है? तो जानकी देवी बजाज को माना जाता है। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। तो किसी स्त्री की आत्मकथा प्रकाशित होती है सन 1956 ईस्वी में, और वो स्त्री कौन थी? तो जानकी देवी बजाज थी। साथ साथ उनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक था मेरी जीवन यात्रा। तो ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे हम देखेंगे ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 ईस्वी का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है ममता कालिया की। कौन सी? तो कितने शहरों में कितनी बार। और इसी रचना को सन 2012 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? तो सीता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे हिंदी की कुछ प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिकाओं को हम और देख लेंगे। जैसे जानकी देवी बजाज का हमने अभी भी देखा ही, सन 1956 ईस्वी का इनका मेरी जीवन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। वहीं प्रतिभा अग्रवाल का 2 भागों में, पहला भाग 1990 ईस्वी जिसमें दस्तक जिंदगी की, और द्वितीय भाग 2 1996 ईस्वी में मोड़ जिंदगी का। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है प्रतिभा अग्रवाल की, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगली महत्वपूर्ण आत्मकथा लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। इनका 1997 ईस्वी में प्रकाशित लगता नहीं है दिल मेरा बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री जी की। आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। अगली महत्वपूर्ण आत्मकथा लेखिका है शीला झुनझुनवाला। इनका 2000 ईस्वी में प्रकाशित कुछ कही कुछ अनकही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ध्यान दीजिएगा। मैत्रेयी पुष्पा, इनका 2 भागों में प्रकाशित देख लीजिएगा आत्मकथा है। भाग 1 2002 ईस्वी कस्तूरी कुंडली बसे, तथा भाग 2 2008 ईस्वी जिसमें गुड़िया भीतर गुड़िया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा जी के, कस्तूरी कुंडली बसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। अगली है रमणिका गुप्ता ठाकुर, 2005 ईस्वी में प्रकाशित इनका हादसे आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। मन्नू भंडारी, इनका 2007 ईस्वी में प्रकाशित कली यह भी महत्वपूर्ण है। प्रभा खेतान 2007 ईस्वी, इनका अन्या से अनन्या बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है।
चंद्र किरण सोनरेखा का 2008 ईस्वी में प्रकाशित पिंजरे की मैना महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में देखिए जो महत्वपूर्ण मैं बता रही हूँ पूछी गई है रचनाएं हैं। अगली है ममता कालिया, इनका 2011 ईस्वी में प्रकाशित कितने शहरों में कितनी बार, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। मन्नू भंडारी, इनका एक कहानी यह भी, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा यह भी। इस प्रकार कुछ महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं को हमने देखा जिन्हें विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है, उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम चलेंगे। आगे हम सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारों को देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण है यशपाल। इनका देखिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भागों में प्रकाशित सिंहावलोकन के नाम से आत्मकथा है, तो ध्यान दीजिएगा ये सिंहावलोकन के नाम से यशपाल की आत्मकथा है, 3 भागों में प्रकाशित है। बाकी जो आत्मकथाएं हैं आप उनको बस एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम चतुरसेन शास्त्री के आत्मकथाओं को देखेंगे जिसमें भाग 1 1956 ईस्वी यादों की परछाइयाँ, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है चतुरसेन शास्त्री जी का, जबकि भाग 2 थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। भाग 1 को ध्यान दीजिएगा, यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री जी का है। अगले है सेठ गोविंद दास, इनका 1958 ईस्वी का आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण आत्मकथा है। अगले है देवराज उपाध्याय, इनका प्रथम एवं द्वितीय भागों में प्रकाशित, जो कि प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी में बचपन के 2 दिन नाम से प्रकाशित हुई थी आत्मकथा। वहीं द्वितीय भाग 1970 ईस्वी यौवन के द्वार पर। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं देवराज उपाध्याय के, तो ध्यान दीजिएगा बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर। अगले महत्वपूर्ण है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, इनका 1960 ईस्वी में प्रकाशित अपनी खबर आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1969 ईस्वी में क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1970 ईस्वी में नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय भाग का प्रकाशन 1978 ईस्वी में बसेरे से दूर तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1985 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों जो खंड है अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथ साथ प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि आपस में भी इन रचनाओं का क्रम पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती है। तो हरिवंश राय बच्चन की सभी आत्मकथा है और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे महत्वपूर्ण है वृंदावन लाल वर्मा जी, इनका 1970 ईस्वी में प्रकाशित आत्मकथा है अपनी कहानी। अगले महत्वपूर्ण है रामविलास शर्मा, इनका 1983 ईस्वी में प्रकाशित घर की बात, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है रामविलास शर्मा जी का। वहीं शिव पूजन सहाय का 1985 ईस्वी में प्रकाशित मेरा जीवन महत्वपूर्ण आत्मकथा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले है हंसराज रहबर, इनका 3 खंडों में 1986 ईस्वी में प्रकाशित मेरे 7 जन्म आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगले हैं रामदरस मिश्र जी, इनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम 5 खंडों में प्रकाशित, ध्यान दीजिएगा 1984 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक की सभी आत्मकथाएं प्रकाशित है 5 खंडों में। इन 5 खंडों के शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। प्रथम खंड का है जहां मैं खड़ा हूं, द्वितीय है रोशनी की पगडंडियां, तृतीय है टूटते बनते दिन, चतुर्थ है उत्तर पथ तथा पंचम है फुर्सत के दिन। तो इस प्रकार ये 5 खंड बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं, सभी इनके शीर्षक का नाम, इनका क्रम, ये सभी कुछ ध्यान दीजिएगा। और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती है रामदरस मिश्र जी की, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगली महत्वपूर्ण आत्मकथा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की, सन 1989 ईस्वी में प्रकाशित तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले है फणीश्वरनाथ रेणु, इनका 1988 ईस्वी में प्रकाशित आत्म परिचय। अमृतलाल नागर का 1986 ईस्वी में टुकड़े टुकड़े दास्तान, ध्यान दीजिएगा ये सभी अब सब महत्वपूर्ण ही आते चले जा रहे हैं, तो इन सबको अच्छे से पढ़ते चले जाइए। तो अमृतलाल नागर का 1986 ईस्वी में टुकड़े टुकड़े दास्तान, डॉक्टर नगेंद्र का 1988 ईस्वी में अर्धकथा, यशपाल जैन का 1987 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा, गोपाल प्रसाद व्यास जी का 1994 ईस्वी में कहो व्यास कैसी कटी, ये सब महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। आगे हम और देखेंगे। अगले हैं रामविलास शर्मा, इनका प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खंड में प्रकाशित आत्मकथा मुंडेर पर सूरज,
देर सबेर तथा आपस की बातें, ये तीनों आत्मकथाएं हैं, महत्वपूर्ण है। रविंद्र कालिया का 2000 ईस्वी में प्रकाशित गालिब छूटी शराब, कमलेश्वर का भी 3 खंडों में प्रकाशित भाग 1 1992, भाग 2 1997, भाग 3 1999 में क्रमशः 3 आत्मकथाएं प्रकाशित हुई, जिसमें है जो मैंने जिया, यादों का चिराग तथा जलती हुई नदी। ये 3 आत्मकथाएं हैं कमलेश्वर की। अगले हैं भगवती चरण वर्मा जी, इनका 2001 ईस्वी में प्रकाशित कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव का 2001 में प्रकाशित मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। भीष्म साहनी का 2003 में आज के अतीत। अशोक वाजपेयी का 2003 में प्रकाशित पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ध्यान दीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। स्वदेश दीपक का 2003 ईस्वी में प्रकाशित मैंने मांडू नहीं देखा। रविंद्रनाथ त्यागी का 2005 ईस्वी में प्रकाशित वसंत से पतझड़ तक। विष्णु प्रभाकर का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खंड में प्रकाशित आत्मकथा 2004 में पंखहीन, 2004 में मुक्त गगन में तथा 2004 में ही पंछी उड़ गया, ये 3 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है विष्णु प्रभाकर जी का, और बहुत महत्वपूर्ण आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इन सभी को अच्छे से देखिएगा। अगले महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक लेखक है कन्हैया लाल नंदन। इनका एक अंतहीन तलाश 2007 ईस्वी की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। वैसे तो ये रचना 2 भागों में है, लेकिन विशेषकर एक अंतहीन तलाश अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, कन्हैया लाल जी की है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण है सुमित्रा नंदन पंत। इनका 60 वर्ष एक रेखांकन, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की चर्चा हमने की, जिसे विशेष रूप से मैंने बताया है, उसे अच्छे से देखिएगा। अब आगे हम देख लेंगे। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 ईस्वी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्दिश के दिन शीर्षक से किसने 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया है, तो कमलेश्वर है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें कितने रचनाकार शामिल थे, तो आपको पता होना चाहिए गर्दिश के दिन में 12 रचनाकार शामिल थे, तो ध्यान दीजिएगा कमलेश्वर जी का है और महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखेंगे राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 ईस्वी में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि हिंदी लेखिकाओं के ऊपर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले सबसे पहले जो लेखक थे वो थे राजेंद्र यादव, जिन्होंने स्त्री रचनाकारों या कह लीजिए स्त्री को केंद्र में रख करके रचनाएं लिखी थी। तो यहाँ भी राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 ईस्वी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 20 लेखिकाएं शामिल थी इनके आत्मकथात्मक संपादन में। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने 1984 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में निराला की आत्मकथा लिखी है। वहीं सूर्य प्रसाद दीक्षित ने किसकी आत्मकथा लिखी है? तो निराला की आत्मकथा लिखी है 1970 ईस्वी में। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। तो भैरवी तंत्र किसकी आत्मकथा है? तो राजकमल चौधरी जी की आत्मकथा है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये सभी। आगे रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है, आत्मकथा है रामदरस मिश्र जी की, समय है सहचर। 1991 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगले रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा की 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 1996 में इसका प्रकाशन हुआ है, रामविलास शर्मा जी का है। तो ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे। आगे हम देखेंगे दलित आत्मकथा का विकास कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी आत्मकथाएं शामिल हैं। तो सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषराय कृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है।
तो सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे को हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? तो मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1995 में हुआ था और साथ साथ अपने अपने पिंजरे पहली दलित आत्मकथा भी मानी जाती है, मोहनदास नैमिषारण्य जी की है। हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा निम्नांकित है, हम देख लेंगे। जो महत्वपूर्ण है उनमें है मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, यह 2 भागों में है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन बहुत महत्वपूर्ण 1997 ईस्वी में प्रकाशित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। वही माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी में प्रकाशित आत्मकथा है। सूरजपाल सिंह चौहान की महत्वपूर्ण आत्मकथा है तिरस्कृत 2002 ईस्वी तथा संतप्त 2002 ईस्वी, अर्थात ये दोनों 2002 ईस्वी की रचनाएं हैं, आत्मकथा है सूरजपाल सिंह चौहान जी का और बहुत महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण आत्मकथा है तुलसी राम जी की। इनका मुर्दैया 2010 प्रथम भाग में, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग में, अर्थात ये दोनों प्रथम एवं द्वितीय भाग में प्रकाशित आत्मकथाएं हैं तुलसी राम की और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले है रूपनारायण सोनकर। इनका नागफनी कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है, तो एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। नागफनी आत्मकथा रूपनारायण सोनकर जी की है। वही धर्मवीर महत्वपूर्ण है, इनकी मेरी पत्नी और भेड़िए 2009 ईस्वी की आत्मकथा है और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वही सुशीला टगभोरे, इनका सिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण दलित आत्मकथाएं थी जिन्हें हमने देखा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा निम्नलिखित है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। अछूत 1979 ईस्वी की अनुदित आत्मकथा है, जो कि दया पवार की आत्मकथा बलूत का हिंदी रूपांतरण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। वही लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा है उचत्या, या इसको उठाई गिर के नाम से भी जानते हैं। मराठी भाषा की आत्मकथा है जिसका अनुवाद हिंदी में उचक्का 1992 ईस्वी में हुआ था, उचक्का के नाम से। इसे उठाई गिर भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ये पूछी गई है। वही देखिए बेबी हलदार की आलो आंधारी, जो कि बंगला की महत्वपूर्ण आत्मकथा थी, बंगला भाषा की। इसका हिंदी में आलो आंधारी 2002 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार 2-3 बहुत महत्वपूर्ण हिंदी में अनुदित आत्मकथाएं हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण आत्मकथा को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवनी के बारे में, तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहें। महत्वपूर्ण सभी वीडियोस हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ते रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें। कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में जीवनी साहित्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Всем привет, ребята! У нас новое видео.